सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब आज जो है HSSC के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सर हैं, उनका जो है एक इंटरव्यू आया था जिसके अंदर उन्होंने हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे ना वो सारे क्लियर कर दिए थे। और साथ में ये बताया था 3000 जो प्लस वैकेंसी है ना उनका जो है आज एडवर्टाइजमेंट दोबारा से जो है कर दिया जाएगा, जिसके अंदर जो है दो मेन पोस्ट थी। कौन कौन सी थी? एक तो फॉरेस्टर की पोस्ट थी और दूसरी स्टेनो की पोस्ट थी। ठीक है, इनके अलावा और भी पोस्ट थी, मतलब ये दो पोस्ट जो है मेन पोस्ट थी जिसका बहुत सारे बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली फॉरेस्टर का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। 50 पोस्ट का जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, 50 पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है पढ़कर मैं सुबह आपको जो है वीडियो बना के दे दूंगा। जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां से जो है कंप्लीट डिटेल देख लेना। अभी जो है HSSC की वेबसाइट नहीं चल रही है क्योंकि रात के 11:40 हो चुकी है और मैं यहाँ पर जो है आपके स्टडी वीडियो यानी कि हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है ना उसका पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक जो है HSSC की वेबसाइट नहीं चल रही है। जैसे ही थोड़ा टाइम और निकलेगा, 12 बजेंगे या फिर सुबह का 1 बजेगा ना, तो मैं फिर से एक बार वेबसाइट चेक कर लूँगा, क्या पता जो है वेबसाइट चल जाए और नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपकी वीडियो बनाकर आपके लिए ले आऊँगा सुबह तक। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, लगातार तैयारी करते रहे। CET मेंस की भी वैकेंसी डायरेक्ट जो है आपको कुछ दिनों में जो है देखने को मिल जाएगी। बस आपको एक ही चीज़ करते रहनी है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, अपनी स्टडी पर फोकस करते रहे और ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, पलक झपकते आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है ना वो ले लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी सीरीज में हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज है लास्ट 5 ईयर की, ठीक है, आप सभी जानते हैं हरियाणा जीके के लास्ट 5 ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? 120 यानी कि 120वां पार्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मात्र हमारे कितने पार्ट इसके बाद रह जाएंगे? तो मात्र 22 पार्ट जो है इसके अंदर लेफ्ट रह गए हैं। ठीक है, इस हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसको जो है जनवरी के एंड तक यानी कि 31 जनवरी के बाद जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? इसके बाद जो है हम इंडिया जीके का पार्ट शुरू करेंगे, जिसकी जो है आप बार बार जो है डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा और कंसिस्टेंसी जो है ऐसे ही पढ़ते रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? चीनी तीर्थयात्री था जिसका नाम था हेन स्वांग। ठीक है, हेन स्वांग आएगा भाई, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। ठीक है, हेम स्वांग आ जाएगा। ठीक है, हेन स्वांग हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। वह हरियाणा के किस स्थान पर आए थे? तो हरियाणा के जो है किस स्थान पर आए थे? तो ये हरियाणा के जो है थानेसर पर आए थे भाई। ठीक है, ये हरियाणा के थानेसर में आए थे और थानेसर कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को जो है थानेसर बोला जाता था, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन का शासनकाल आप सभी जानते हैं 606 से 647 तक जो है हर्षवर्धन का जो है शासनकाल रहा था। वर्धन वंश से जो है ये संबंधित रखते थे और जो है पुष्यभूति ने जो है वर्धन वंश की जो है स्थापना की थी। ये सभी जानकारी आप सभी जानते हैं, आई नो। उसके बाद कुछ जानकारी और आप याद रखेंगे। ठीक है, पुस्तकों के बारे में मैं नीचे लिख दिया है, वो आप सभी जानते होंगे। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 606 से 647 तक ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है एक युद्ध लड़ा था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा था इन्होंने 618 ईस्वी में। ठीक है, एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, एहोल अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और जो है ये जो एहोल अभिलेख है इसको किसने लिखा था? इसको रवि कीर्ति ने लिखा था भाई। ठीक है, इसको किसने लिखा था? इसको रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, इसमें जो है हर्षवर्धन हार गया था और हर्षवर्धन को हराया किसने था? तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इसको हराया था। ठीक है, तो ये जानकारी आप याद रखेंगे और बाकी जानकारी जो है पुस्तकों के बारे में यहाँ पे लिख दी है। ये देखो हेन स्वांग जो था ना, हेन स्वांग भारत कब आया था? 629 ईस्वी में जो है ये चीन से चला था और 630 ईस्वी में जो है ये भारत में पहुंचा था। आई नो आपको जो है 629 तिथि जो है देखने को मिली होगी बार बार और HSSC ने भी इसी को माना है, बट दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। डोंट वरी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देगा, अलग अलग से ही देगा। ठीक है,
629 ही देगा, बट ये याद रखना 629 में ये चाइना से चला था और भारत में जो है 630 में पहुंच गया था मेरे भाई, ठीक है। हर्ष के दरबार में कब पहुंचा था, तो हर्षवर्धन के दरबार में ये 634 ईस्वी में जो है थानेसर पहुंच गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। लिखित पुस्तक इसके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सीयू की जो है इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है मेरे भाई, ठीक है। और इसको क्या कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है भाई, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार जो है इसको कहा गया है। हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी है भाई, कौन कौन सी लिखी है, रत्नावली लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है और नागानंद पुस्तक लिखी है, ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा भी जो है 2 पुस्तक लिखी गई है भाई, कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, एक तो बाणभट्ट ने लिखी है, कौन सी लिखी है, एक तो कादम्बरी लिखी है और एक जो है हर्षचरित्र लिखी है। इसके साथ इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है चंडी शतक, ठीक है। ये पुस्तक भी जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है इतनी जानकारी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में जरूर याद रखेंगे। एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, हरियाणा के पानीपत जिले के काला अम्ब में कौन सी ऐतिहासिक लड़ी गई थी। सबसे पहले आप याद रखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 को जो है लड़ी गई थी, ठीक है। 1556 को ये लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी, हेमू वर्सेस अकबर के बीच में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। अकबर ने किसके संरक्षक में ये लड़ाई लड़ी थी, बैरम खां के संरक्षण में ये लड़ाई लड़ी थी और अकबर जो है इस लड़ाई में जीत गया था, ठीक है। दूसरी लड़ाई, ये पहली लड़ाई है क्या, चलिए कोई बात नहीं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 21 अप्रैल, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी, इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी वर्सेस किसके बीच में लड़ी गई थी, बाबर के बीच में ये लड़ी गई थी, ठीक है। बाबर जो है इस युद्ध में जीत गया था क्योंकि बाबर ने जो है तुलुगनुमा पद्धति का जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया था। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर जो है काला अम्ब में जो है ऐतिहासिक लड़ी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये काला अम्ब का क्या मतलब है, तो काला अम्ब का मतलब है आम, अम्ब का क्या मतलब है, आम है, ठीक है। अम्ब का मतलब आम है, मतलब जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था ना पानीपत में, वहां पर एक आम का पेड़ था, ठीक है। वहां पर एक आम का पेड़ था और ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, सबसे पहले आप ये युद्ध रखना 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। इनके बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने इतनी मारकटाई कर दी थी कि ये जो काला अम्ब यानी कि आम का पेड़ था ना, इसकी जो पत्तियां थी ना वो खून से काली पड़ गई थी, इसीलिए जो है इसको काला अम्ब जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तीनों की डेट, मंथ जो है, ईयर सारे आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अलग राज्य बनने से पहले यानी कि 1 नवंबर 1966 से पहले और भारत की आज़ादी के बाद, यानी कि भारत की आज़ादी कब हुई थी, भारत की आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के बाद हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित होता था, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है भाई शिमला में स्थापित होता था, ठीक है। शिमला में स्थापित होता था। सबसे पहले की बात करूँ तो जो है 1919, ठीक है, 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। स्थापना हुई थी 1919 में। और एक्ट यानी कि अधिनियम कौन सा था, अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई, ठीक है। लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हरियाणा के भारत के जो 2 टुकड़े हुए, तो ये लाहौर था ना, लाहौर ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था। और फिर जो है एक और हाईकोर्ट की जरूरत पड़ी थी, तो एक और हाईकोर्ट बना दिया गया था। किस नाम से बना दिया गया था, पूर्वी पंजाब नाम से जो है ये हाई कोर्ट बना दिया गया, क्योंकि जब भारत 2 टुकड़ों में बटा ना, तो पंजाब 2 टुकड़ों में बट गया था, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब के टुकड़ों में बट गया था, ठीक है। तो पूर्वी पंजाब के लिए जो है
अलग से जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नाम क्या था उसका? पूर्वी पंजाब नाम रखा गया था। और कहाँ पे स्थापना की गई थी? शिमला में जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी भाई, और ठंड के कारण जो है उसमें काम नहीं किया जा सकता था। फिर उसको जो है 1955 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? 1955 में जो है फिर उसको चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया था। और इस समय भी इसका नाम जो है पूर्वी पंजाब ही होता था मेरे भाई। ठीक है, पूर्वी पंजाब ही होता था। लेकिन जैसे ही हरियाणा जो है अलग राज्य बना, 17वां राज्य बना 1 नवंबर 1966 को हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद जो है इसका नाम चेंज किया गया, और उसका नाम चेंज क्या किया गया? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है इसका नाम कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? तो रामलाल होते थे। 1955 में जब चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया उस समय कौन होते थे? अमरनाथ भंडारी होते थे मुख्य न्यायाधीश। और 1966 में जब हरियाणा बना उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? तो मेहर सिंह होते थे। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और 2026 का भी याद रखेंगे। 2026 में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शील नागू है मेरे भाई। ठीक है, शील नागू हो जाएंगे। तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में इतनी जानकारी आप जरूर याद रखेंगे। सारी जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, बस इसको जो है आपको पढ़ना है आराम से बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? बजरंग पूनिया ने बुल्गारिया में कुश्ती में जीता गया स्वर्ण पदक डैश को समर्पित जो है किया था। तो ये किसको किया था? ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, आपने पढ़ा भी होगा। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो है ये अपना जो है जीता गया स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जो है समर्पित किया था। ठीक है, बस इनके बारे में स्टैटिक जी के ये याद रखना, बजरंग जो पूनिया ये कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती का जो है ये खेल खेलते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन पर डैश स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। तो किसकी घोषणा की है? तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र। ये भी काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, 2019 का करंट अफेयर है। तो इसको भी याद मत रखना, बस जो है ये स्टेटमेंट बेस जरूर याद रखना है। ठीक है, इस जो है इस जो क्वेश्चन के बारे में है वो जरूर आपको याद रखना है। निर्णय की बात करूँ तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के माध्यम से राज्य की ग्राम पंचायतों की खाली और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, योजना की शर्तें क्या है? जिस ग्राम पंचायत के पास कम से कम 10 एकड़ भूमि उपलब्ध है वह इस योजना के लिए जो है आवेदन कर सकती है। यह डायरेक्ट याद रखना है, 10 एकड़ जो भूमि दी गई है ना स्टेटमेंट में, यही जो है वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे 5 एकड़ भूमि दे देगा। ठीक है, या फिर यहाँ चेंज कर देगा, भूमि चाहे उपजाऊ हो या फिर बंजर सौर परियोजना के लिए उपयोग की जा सकती है। तो वहां पर स्टेटमेंट में वो क्या देगा? सिर्फ एक दे देगा, यानी कि बंजर भूमि जो है सौर परियोजना के लिए उपयोग की जा सकती है। और कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस केस में इसीलिए जो है ये दोनों कथन जो है आपको इस परियोजना के बारे में पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी ऊपर देख के आए हैं, 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? तो 31 जनवरी 2019 को प्रो रेसलिंग सीजन 4 का खिताब जो है किसने जीता था? काफी पुराना करंट अफेयर है, इसको जो है स्किप कर दीजिएगा, ये अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं इसका आंसर तो नीचे PDF में जो है मिल जाएगा आपको, वहां से जो है आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? 22 फरवरी 2019 आयोजित 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको जो है 2025 वाला याद रखना है। ठीक है, 2025 वाला याद रखना है। और जो है आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है, यकीन मानिएगा मार्च में ही होगा हरियाणा पुलिस का एग्जाम। तो मार्च से पहले जो है आपका 2026 का भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो सूरजकुंड मेला है ना वो भी आ जाएगा। तो 2025 की बात करूँ तो 2025 का कौन सा संस्करण था? 38वां संस्करण था। ठीक है, 38वां संस्करण था। और 2026 वाला आपका कौन सा संस्करण होगा? तो ये 39वां संस्करण होगा मेरे भाई। ठीक है, तो 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित किया जाता है? हर साल फरीदाबाद में ये आयोजित किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, हर साल फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। और इस बार 2025 में पहली बार जो है 2 राज्यों को जो है ये थीम स्टेट का दर्जा दिया गया था भाई। ठीक है, 2 राज्यों को दिया गया था। और वो 2 राज्य कौन कौन से थे? तो 2 राज्य थे ओडिशा और मध्य प्रदेश। ठीक है, ओडिशा और
एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये देखो आयोजन 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजन किया गया था। ठीक है, 38वां ये सूरजकुंड मेला था। थीम राज्य, पहली बार इस मेले में 2 राज्यों को संयुक्त रूप से थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश को बनाया गया था। साझेदार राष्ट्र की बात करूँ तो वर्ष 2025 के लिए बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल देशों को पार्टनर नेशन बनाया गया था। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के बारे में भी थोड़ी सी अपडेट है, वहां से मैंने जो है इसको पिक किया है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, थीम राज्य 2026 के लिए सरकार ने इस वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय को जो है संयुक्त रूप से थीम स्टेट के रूप में चुना है। ठीक है, और ये पहली बार 2025 में हुआ था, जो 2 राज्यों को थीम स्टेट बनाया गया था ना। तो ये लाइन अच्छे से याद रखना, करंट अफेयर में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा देखो थीम राज्य। ठीक है, ये दिख रहा है ना, पहली बार इस मेले में 2 राज्यों को संयुक्त रूप से थीम स्टेट बनाया गया था। जो चीज पहली बार होती है ना वो डेफिनेटली पूछी जाती है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा 2026 में 2025 करंट अफेयर के रिगार्डिंग बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पहली बार सूरजकुंड मेले में 2 राज्यों को जो है संयुक्त रूप से थीम स्टेट बनाया गया था। तो आप बताएंगे 2026 में, और राज्य का नाम पूछे तो आप बताएंगे ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्य। समझ गए, यहां तक सारी चीज आगे चलती है। ठीक है, और ये 39वां सूरजकुंड मेला 2026 में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और मेघालय को जो है थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। और साझेदार राष्ट्र की बात करूं तो इस वर्ष मिस्र को आधिकारिक भागीदार देश बनाया गया है। मिस्र के शिल्पकार अपनी प्रसिद्ध पिरामिड कला और प्राचीन हस्तशिल्प का जो है प्रदर्शन करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कौन स्वांग की नौटंकी शैली के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दीपचंद बहमन जो है नौटंकी शैली यानी कि स्वांग, स्वांग जो होता था ना स्वांग, इसकी नौटंकी शैली के जो है ये प्रमुख प्रसिद्ध होते थे मेरे भाई। ठीक है, तो पंडित जो ये दीपचंद बहमन थे कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको पता ही होगा, सोनीपत के रहने वाले थे। ठीक है, सोनीपत के खांडा गांव के ये रहने वाले थे। ठीक है, खांडा गांव के, और लक्ष्मीचंद भी यहीं के रहने वाले थे, सोनीपत के जाटी कला गांव के जो है ये रहने वाले थे लक्ष्मीचंद। और दीपचंद बहमन के बारे में आप सभी जानते हैं, इनको क्या कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको, हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कालिदास कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भाई पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक है। ठीक है, चलिए ठीक बात है, वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने के है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या नाम है इनका, पंडित जसराज, पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज। इनका जन्म की बात करूं तो पंडित जसराज का जो जन्म है वो कब हुआ था, 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, पीली मंदोरी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था। और पीली मंदोरी कहां पर है, हिसार में होता था। ठीक है, उस समय हिसार में होता था, लेकिन वर्तमान में जो है ये फतेहाबाद में चला गया है। ठीक है, फतेहाबाद में चला गया है। और इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, पद्मश्री इनको कब मिला ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है, पद्मश्री इनको कब मिला, 1975 में मिला। ठीक है, पद्मश्री 1975 में मिला। पद्म भूषण इनको कब मिला, पद्म भूषण इनको 1990 में मिला। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण इनको कब मिला, पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप जो है पंडित जसराज के बारे में जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और इनके नाम पर जो है 2019 में जो है शूद्र ग्रह का नाम चेंज कर जो है पंडित जसराज जो है कर दिया गया था। ये लाइन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इनके सम्मान में जो है एक शूद्र ग्रह का नाम जो है पंडित जसराज सितंबर 2019 में किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। वह हरियाणवी सांग और रागनी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती है। हरियाणा सरकार ने घोषित किया है कि हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उनकी आत्मकथा और रागनियों को शामिल किया जाएगा। वह कौन है, तो कौन हो जाएगा, पंडित मांगेराम हो जाएगा, पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएगा। ठीक है,
पंडित सूर्य भानु शास्त्री हो जाएगा या फिर पंडित रामकिशन व्यास हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पंडित लक्ष्मीचंद जो है इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद नहीं होगा, पहले ही मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे पता है आपके माइंड में पंडित लक्ष्मीचंद ही आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताओ ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में से क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने क्या कहा है, ऐसे व्यक्ति कौन है भाई जो हरियाणा के सांगी हैं, सांग और रागनी के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती है, इनका जो है क्या करोगे, इनका जो है भाई प्रमुख विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो है इनकी आत्मकथा यानी कि इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है रागनियों को शामिल किया जाएगा भाई, ठीक है। पाठ्यक्रम में जो है शामिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, तो याद रखना पंडित मांगेराम हो जाएगा, पंडित सूर्य भानु हो जाएगा या फिर पंडित रामकिशन हो जाएगा। तो पंडित रामकिशन व्यास जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया किस मौसम में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा, ठीक है। और ये कब आते हैं, सर्दी के मौसम में आते हैं भाई, ठीक है, सर्दी के मौसम में आते हैं। और ये कहाँ से उड़कर आते हैं, तो ये रशिया से उड़ के आते हैं भाई, ठीक है, रूस से उड़कर आते हैं। आगमन का समय की बात करूं तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अनुसार प्रतिवर्ष अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू होता है, जो जनवरी और फरवरी सर्दियों के चरम तक बना रहता है। उद्गम स्थल की बात करूं तो ये पक्षी मुख्य रूप से साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप के ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। मुख्य पक्षी की बात करूं तो यहाँ साइबेरियन क्रेन, ग्रेट फ्लेमिंगो, रफ और ब्लैक विंग्ड सिल्ट जैसे लगभग 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षी जो है सर्दियों में देखे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहां तक सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 13 में क्या बोला गया, 13 में क्या बोला गया, तो 13 में बोला गया हरियाणा के फरीदाबाद जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है। चंबल नदी तो हरियाणा में ही नहीं बहती, नर्मदा नदी भी हरियाणा में नहीं बहती, गंगा नदी भी हरियाणा में नहीं बहती, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी जो है ये जो है फरीदाबाद जिले में बहती है भाई, ठीक है। यमुना नदी निकलती कहाँ से है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, यूके से निकलती है। यूके के कौन से ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में जो है ये यमुनानगर के कालेसर वन से प्रवेश करती है और जो है उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में 320 किलोमीटर, ठीक है, बहती है। समझ गए यहाँ तक सारी चीजें, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 को देख लेते हैं। हरियाणा का डैश जिला भारत के एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो हिसार, सोनीपत, नूंह, जींद, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हिसार जो है ना, हिसार एनसीआर का कभी भी हिस्सा नहीं रहा, वर्तमान में जो है जनवरी 2026 तक, ठीक है, जनवरी 2026 तक जो है एनसीआर में कितने जो है जिले आते हैं, तो एनसीआर में जो है 14 जिले आते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, ओटू बैराज हरियाणा में डैश नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया है, घग्गर हाकरा नदी पर बनाया गया है। और कहां पर अवस्थित है, सिरसा के अंदर ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। कब इसको बनाया गया था, तो कब इसको बनाया गया था, 1896-97 में इसको बनाया गया था, ठीक है, 1896-97 में जो है इसको बनाया गया था। और इसका नाम चेंज किया गया था भाई, याद रखना, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ठीक है। नाम क्या परिवर्तन किया गया था, तो नाम परिवर्तन जो है O2 हेडवर्क्स, पहले इसका नाम होता था O2 हेडवर्क्स, ठीक है, O2 हेडवर्क्स होता था, ठीक है। इसके बाद O2 हेडवर्क्स के बाद इसका जो है नाम क्या कर दिया गया था, तो इसका नाम चौधरी देवीलाल वियर कर दिया गया था, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं चौधरी देवीलाल वियर कह लो या फिर बैराज कह लो, एक ही बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ये नाम चेंज कब किया गया था, ये नाम जो है 2002 में जो है चेंज किया गया था, ये जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी घग्गर हकरा की नदी के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, घग्गर नदी एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो है शिवालिक पहाड़ियों के डागसाई से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी है, ये देखो नाम परिवर्तन 2002 में हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, कौन सा करता है, रोहतक करता है। रोहतक के साथ एक और जिला है, कौन सा हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा, ठीक है, चरखी
दादरी हो जाएगा। ठीक है, चरखी दादरी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और किससे अलग करके इसको बनाया गया था? भिवानी से जो है अलग करके इसको बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा में पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत एक विधेयक हरियाणा के डैश हस्ताक्षर के बाद जो है अधिनियम बन जाता है। चलिए पहले केंद्र के बारे में आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो है, सबसे पहले आप याद रखना, जो कोई भी कानून बनता है ना, उससे पहले विधेयक होता है वो। ठीक है, विधेयक को आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और आप राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल होता है, वो केवल जो है किस में पेश होता है? वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में उसको नहीं पेश किया जाता। ठीक है, लोकसभा में ये पेश होता है और राज्यसभा में मनी बिल जो है पेश नहीं होता। अब कोई भी जो बिल होता है ना, वो जो है कानून कब बनता है? वो कानून तब बनता है जब उस पर जो है मंजूरी मिल जाती है, यानी कि साइन हो जाते हैं किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के साइन के बाद जो है वो कानून बन जाता है। अब सेम सिचुएशन कहाँ होती है? सेम सिचुएशन जो है राज्य में होती है, और राज्य में किसके हस्ताक्षर चलते हैं? राज्य में राज्यपाल चलते हैं। ठीक है, जैसे राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति क्या है? ये ओनली जो है कार्यकारी जो है प्रधान, वो है राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकारी नाम मात्र की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के अंदर, एक्चुअल में काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और मंत्रिमंडल के साथ करता है। ठीक है, वैसे ही स्थिति राज्यपाल की होती है राज्य के अंदर, ये नाम मात्र का जो है कार्यकारी होता है, बाकी वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास होती है और उसके जो है टीम के पास होती है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ तक सारी चीजें? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल के जो है हस्ताक्षर के बाद जो है अधिनियम बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, संवैधानिक अनुच्छेद भी याद रखना भाई, 200 अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है? तो हाईकोर्ट की तो सभी की मान्यता, जो एलिजिबिलिटी होती है वो सबकी सेम होती है भाई। ठीक है, कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय का एक वकील होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कम से कम 10 साल आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, 10 साल तक भारत के इलाके में एक न्यायिक पद पर काम कर चुका होना चाहिए, ये भी सही बात है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही बात है। हरियाणा में पैदा हुआ होना चाहिए, ये गलत बात होगी, ये जो है न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारी डिटेल यहाँ पे लिख दी है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? पीपल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पीपल हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पेड़ हो जाएगा, और पुष्प क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा कमल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पुष्प क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा कमल। अगर पशु की बात करेगा तो पशु क्या हो जाएगा? काला हिरण हो जाएगा। ठीक है, काला हिरण हो जाएगा। और आपसे पक्षी की बात करेगा तो पक्षी क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा जो है काला तितर हो जाएगा ना, काला तितर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। हरियाणा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं को लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? तो हरेडा जो है ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा नाम जरूर याद रखना हरेडा का। ठीक है, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपमेंट जो है एजेंसी, इसकी हिंदी में डेफिनेशन हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर की बात करूँ तो पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती डैश से जुड़ी है? तो ये एथलेटिक खेल से जो है जुड़ी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। और 23 में बोला गया किस मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान जो है करते हैं? तो ये पिहोवा हो जाएगा। ठीक है, पिहोवा कहाँ पर है? पिहोवा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो गया है पिहोवा कुरुक्षेत्र को हरियाणा की गया, बिहार के गया की तर्ज पर के रूप में जाना जाता है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार यह
स्थानांतरित तर्पण और पिंडदान के लिए जो है अत्यंत पवित्र माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज की जो है हमारी पीडीएफ थी। टोटल 23 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है टोटल कितने क्वेश्चन जो है आपके एग्जैक्ट यहाँ पर ठीक हुए हैं। और बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ना आपको शेयर करना है, ना आपको सब्सक्राइब करना है। बस अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस से जो है पूरा ध्यान लगाना है, पूरे अपना जोर लगा देना है जितने आपके अंदर सामर्थ्य है। ठीक है, तो सारी ताकत लगा दो, डेफिनेटली आपको 2026 में नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।